गाइस आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10 टोटल 5 टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं और ये पांचों के पांचों जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनसे बहुत से क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम भी होते हैं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर किसी के पास पहुँचे। ये बेसिकली CUET 2022 के लिए है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि उनका जो जनरल टेस्ट है जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी जिसकी डिमांड करती हैं उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये प्रेजेंट इश्यूज हैं क्योंकि तो ये वहाँ से भी बेसिकली आपसे कोई भी नॉलेज के बेसिस पे आपसे पूछ सकते हैं। आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा सिलेबस कुछ नहीं होता, ठीक है, बस लिख के दे दिया जाता है कि ये आपका सिलेबस है, लेकिन इन जनरल होता सिलेबस कुछ भी नहीं है। वो अपने हिसाब से कुछ भी दे देते हैं और आप फिर नहीं मना कर सकते क्योंकि दैट इज अ कंपटीशन एंड यू हैव टू बीट दैट कंपटीशन। इन ऑर्डर टू डू दैट दे हैव टू जस्ट मेक पेपर डिफिकल्ट, ठीक है, और पेपर डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे ट्रिकी जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं वो डाल देते हैं वो लोग और हम उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए ये बैच जो है मैं लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रारंभ। इसका नाम बेसिकली ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ समय अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, हम तैयारी कर सकते हैं, इसीलिए काफ़ी पॉजिटिव नोट पे मैंने ये सोचा और इसका ये नाम रखा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है LGBTQ राइट्स एंड ILO। ILO क्या है सबसे पहले ये देख लेंगे, LGBTQ क्या है, ठीक है, ये देख लेंगे। सो ILO बेसिकली 1919 में बना था। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये लीग ऑफ नेशन जो था जो कि यूनाइटेड नेशन का प्रेडिसेसर है, आप ये कहेंगे लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, ब्रैकेट में प्रेडिसेस ऑफ। कब बना था? 1919 में, ठीक है। बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 1919 में ये बना था। इसके फिर अगर हम देखें तो बेसिकली लेबर स्टैंडर्ड्स को बेसिकली डिफाइन करने के लिए ये बनाया गया। हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे सभी के होते हैं ना। तो ये इतना इंफॉर्मेशन आपको अगर ये सामने आ जाएगी ILO क्या होता है तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। फिर LGBTQ क्या है? LGBTQ में L लेस्बियंस, देन गे, ठीक है, देन बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर और क्यूअर। ये सारी LGBTQ कम्युनिटी होती है, ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले LGBTQ राइट्स एंड ILO, a document released on Wednesday by ILO on inclusion of lesbian, gay, इन सबको हमें इंक्लूड करना है इन द वर्ल्ड बैंक। ये किसने रिकमेंड किया? मेंबर कंट्री एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर टू लॉन्च social protection program to remove barriers that LGBTQ person faces in the society। बेसिकली इनको कहाँ पे इंक्लूड करने के लिए बात की जा रही है? ILO के अंदर, ठीक है।
आईएलओ ने ये बात करी है कि हाँ इनको हमें कहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक। आईएलओ ने ये बात बोला है। और इसने बोला है कि वर्ल्ड बैंक के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स, उन्हें कुछ ऐसे पॉलिसीज को लाना चाहिए ताकि इनको प्रिवेंट किया जा सके, इनके प्रिवेंशन और बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन लेबर लॉ रिव्यू, ये था इंटरनेशनल की, ये बात बेसिकली न्यूज में क्यों आई। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि बेसिकली ये होते क्या है, इनके बारे में, इंडिया में क्या रूल्स हैं। ठीक है, ये आपको ना छोटा फॉन्ट दिख रहा होगा, मैं इसको एस्केप करके बड़ा ही कर देती हूँ, दैट विल बी इजी फॉर अस। नाउ नेशनल पॉलिसी फॉर लेबर लॉ रिव्यू. National policy for labor law review will allow government to assess their country work policy environment for LGBTQ plus persons. This will allow the identification of concrete steps for improving legal and policy environment. इसमें जो important है वो है harassment, ये important है. Launch social protection program if advised. इसमें बेसिकली हमें देखना था कि किसने बेसिकली किसको रिकमेंडेशन किया, आईएलओ ने वर्ल्ड बैंक को. नेक्स्ट है वर्क विथ स्मॉल मीडियम, ठीक है, वर्क विथ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री एसोसिएशन, इनको क्या बोलते हैं, एमएसएमई. So in ILO urged government to collaborate with a small and medium sector association, sectoral union, informal economy workers association to combat gender and sexual identity discrimination and sexual discrimination at workplaces. तो workplaces पे हमें sexual discrimination को खत्म करना चाहिए. Organize and exercise right to freedom of association. ILO has requested that union assist LGBTQ plus employees in organizing, exercising their right to freedom. Workers groups can also make sure that concerns include in collective bargaining agreement with employers. Then numerous, ये छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये बकवास लिखी हुई है यहाँ पे, हमारे पास ये इम्पोर्टेंट नहीं है. Let me erase everything. Okay. Then what is ILO? तो यहाँ पे हमें देखना होगा इट इज ट्रिप. हाँ, यहाँ पे हमें ये आईएलओ के बारे में सब कुछ पता चलेगा, जो कि मैं बहुत कुछ आपको बता भी चुकी हूँ. ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है ये मैंने नहीं बताया, ये आईएलओ किस ट्रीटी के वजह से बना था, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, ये याद रखेंगे. ठीक है, हेडक्वार्टर मैंने बता दिया था, ये ट्रिपार्टाइट यानी कि यूएन से पहले ही बन चुकी थी. ठीक है, इट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्कर ऑफ 187 मेंबर स्टेट टू सेट लेबर स्टैंडर्ड. तो इसके अंदर कितनी मेंबर स्टेट है, 187. देखो क्वेश्चन भी मिल गया यहाँ पे हमें. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड आईएलओ बिकेम एफिलिएटेड टू यूएन. ये यूएन का बेसिकली कब एफिलिएट हो गया था, 1945 में ही हो गया था. फिर ट्रीटी पूछ ली है हमसे. फिर आईएलओ को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1969 में मिला था. आईएलओ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग, जिनेवा. एक मिनट, इसको एफिलिएट जो किया गया था 1946 में किया, मतलब यूएन खुद आया था
वो खुद आया था 1945 में, लेकिन उसको एफिलिएशन कब दिया उसने, 1946 में दिया। तो ये याद रखिए। 1946, 187, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, 1969 और जिनेवा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मनोज जोशी, नाम याद रख लेंगे, हैज लॉन्च्ड 8th एडिशन, ये याद रख लेंगे, लिख लेंगे। जो सर्कल कर रही हूँ मैं इस तरीके से, वो याद रखना है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण एसएस 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन के लिए ये, इन द वर्चुअल इवेंट occurring today, ठीक है। डिजाइन्ड विद द थीम ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, कि जो वेस्ट है उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दो, वेल्थ में, ठीक है। एज इट्स ड्राइविंग पॉलिसी, तो मनोज जोशी नाम याद रखेंगे, वेस्ट टू वेल्थ इसकी थीम याद रखेंगे। और ये तो 3R सबको पता है। आजादी @75 स्वच्छ सर्वेक्षण was a landmark सर्वेक्षण as it coincided with आजादी का अमृत महोत्सव। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। Next, in order to encourage municipalities to improve state of urban cleanliness while fostering broad community participation, मोहुआ created स्वच्छ सर्वेक्षण 2016। स्वच्छ सर्वेक्षण कब आया था, पूछा जाएगा साल, ठीक है। साल पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण कब आया था, तो 2016 में आया था, ये याद रखेंगे। ये जो भी सर्कल करती हूँ प्लीज आप इसको लिख लेना, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ, द largest urban sanitation survey in the world, स्वच्छ सर्वेक्षण has evolved throughout the time, increased city waste processing capacity to keep up with waste growth, source segregation of trash, and a reduction in waste flowing to landfills all earned considerable weighting in SS यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है अभी तक। Then ranking of wards within cities is also encouraged through 2023। इससे नया क्या आ रहा है, इससे नया आ रहा है रैंकिंग ऑफ wards, लिख लेंगे इसको। Dedicated indicator of the problem, open urination, yellow spots, open spitting, red spots। तो urination के लिए yellow color है, open spitting के लिए red spots है। The cities are dealing with also evaluate the cities. Back lanes are residential commercial areas will be encouraged to be cleaned by MOHUA। तो basically इसको यहाँ पे clean किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, 8th एडिशन, ठीक है। देन मनोज जोशी, देन मिनिस्ट्री का नाम हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। देन स्वच्छ सर्वेक्षण 2016, थीम वेस्ट वेल्थ। देन रैंकिंग ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो इनकरेज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन 2.0 as a continuation of Swachh Bharat mission, use initial phase SBM 2.0 was introduced in budget 2021-22। So
SBMU 2.0 इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये लिख लेंगे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बजट ऑफ 2021-22। गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू कलेक्ट सेफ। नेक्स्ट आए अक्टूबर 2, 2004, यानी कि महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पे SBMU first phase was inaugurated with the goals of 100% scientific management of municipal solid waste and rendering urban India odor यानी open defecation free through October 2019. Then overarching waste to wealth ये बताती है, and circular economy are being used to carry out the mission. Which of the following ministry has launched the Swachh Sarvekshan? Which of the following is the theme? SBMU first phase was inaugurated in. Swachh Sarvekshan was launched in. इसका फर्स्ट फेज आया था 2014, ठीक है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, अब हमसे ड्रिंकिंग सैनिटेशन वाटर जो है ये हमसे पूछ लिया है, इतने ऊपर नीचे गोल 6। तो हमें, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आई का बटन होगा, उस पर आप जरूर क्लिक कर लेना और वहां से सारे के सारे ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कैसे याद करना है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, वहां से आप याद कर पाएंगे। तो उसको बेसिकली क्लिक करके पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है न्यू नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। So Param Anant is a state-of-the-art supercomputer IIT Gandhinagar dedicated to the nation under National Supercomputing Mission. First line important है। परम अनंत कौन है? ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर है। कहाँ पर? गांधीनगर में, IIT गांधीनगर में, जिसने बेसिकली नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को बेसिकली लाया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Then 2020-21 is an important year for India's national supercomputing mission. The mission was set up to provide country with supercomputing infrastructure to meet increasing computational. ये हमारे लिए important नहीं है। क्यों लाया गया था? बेसिकली इंक्रीजिंग कंप्यूटेशनल डिमांड, जो बढ़ती हुई डिमांड है, लेबर इतना काम नहीं कर पाते हैं जितना कंप्यूटर कर पाते हैं, तो उसको मीट आउट करने के लिए MSME में डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबिलिटी डिजाइन, अब इतनी सारी फील्ड्स खुल गई हैं हमारे पास कंप्यूटर में भी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। Next, first of its kind attempt to boost the country's computing power, the National Supercomputing Mission is steered jointly by Ministry of Electronics and IT (MeitY) and Department of Science and Technology and implemented by the Center for Development of Advanced कंप्यूटिंग CDAC पुणे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये MeitY याद रख लो, DST याद रख लो। इम्प्लीमेंट किसने किया? CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे और थाईलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बस ये याद रखना है, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है और एक थर्ड पॉइंट, बस। Okay. National Supercomputing Mission, in order to connect national academic and R&D institution with a grid of more than 70 high-performance computing facilities by 2022, NSM was announced in 2015. ये याद रखेंगे, NSM यानी कि National Supercomputing Mission जो है वो 2015 में अनाउंस किया गया था। इतना इसका बजट था, ये याद नहीं करना है, लेकिन ये कब आया था? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। It backs up the government's initiative Make in India Digital India.
जो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में ही बनाएंगे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स थे, उनके अंदर ये बनाया गया है। ये कौन कैरी आउट कर रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस IISc, बेंगलुरु यानी पुणे का और बेंगलुरु का, ठीक है। देन MIT, देन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 4 लोग जो हैं, मतलब 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 लोग इसको कैरी आउट कर रहे हैं। एम क्या है मिशन का? The target of mission was to establish a network of supercomputer ranging from few teraflops, ठीक है, to 100 of teraflops, यानी कि बेसिकली रेंज क्या होगी? teraflops, and 3 system with a greater than equal to 3 petaflops और 1000 petaflop, ये लिख लेंगे, 1000 petaflop is equals to 1 exaflop, ठीक है, ये नोट डाउन कर दीजिए। Academic and research छोड़ दीजिए। This network of supercomputing envisaging a total 15 to 20 PF was approved in 2015, पढ़ लिया है हमने। बाकी यहाँ पर कौन लाया था ये इम्पोर्टेंट है, और उन मिनिस्ट्री वो किसके अंदर आती है वो मिनिस्ट्री, वो कर देना। जनरली पेटाफ्लॉप इज अ मेजर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो पेटाफ्लॉप आपसे पूछा जाएगा कि पेटाफ्लॉप क्या होता है, या फिर कौन सी ऐसी बेसिकली यूनिट है जिससे मेजर किया जाता है सुपर कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग स्पीड, तो वो पेटाफ्लॉप है। ये लिख लेना लास्ट लाइन, एज अ 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड। मिशन वॉज प्लान्ड इन 3 phases, इसके 3 फेज थे, ये याद रखेंगे। 3 फेज है इसके, कि असेंबल करना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स को बेसिकली मैन्युफैक्चर करना है, और फिर सुपर कंप्यूटिंग को डिजाइन करना है। सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया, मिहिर क्लब्स विद प्रत्यूष टू जनरेट इनफ कंप्यूटिंग पावर टू परम सिद्धि। परम सिद्धि इट इज द सेकंड इंडियन, तो फर्स्ट है मिहिर, विद प्रत्यूष। प्रत्यूष बेसिकली यहाँ पे ये रहा, इट इज कंप्यूटर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए प्रत्यूष है, ठीक है। टू जनरेट इनफ कंप्यूटिंग पावर टू मैच परम सिद्धि, परम सिद्धि के लिए बेसिकली कंप्यूटिंग पावर को जनरेट करना, और परम सिद्धि क्या है? सेकेंड इंडियन सुपर कंप्यूटर टू बी एंटर्ड इनटू 100 to top 500 list. NSM was established in this earlier this year. NSM and is going to install Center for Development of Advanced Computing यानी CDAC. परम शिवाय इट इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसको लिख लेंगे भाई अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। असेंबल्ड इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में ही इसको असेंबल किया है। वॉज इंस्टॉल्ड इन IIT BHU, followed by परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युक्ति, परम संगानक at IIT खड़गपुर, IISER पुणे, JNCASR बेंगलुरु IIT। लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। About CDAC, for conducting R&D and IT electronics and related fields, it is Ministry of Electronics and Information, top R&D organization. CDAC constructed Param 8000, okay? The country of India's first supercomputer. तो हमने ऊपर देखा जो परम शिवाय है वो फर्स्ट है, ठीक है, ये याद रखना है। As of June, 173 of world's 500 most powerful superpower located in China, a figure which is third
third more than the interest competitor, the US, and accounted for additional 128 computers. Together, the two nations accounted for around 60% of world's most powerful supercomputer. Okay. Then Frontier, a supercomputer at Department of Energy Oak Ridge National Laboratory, has taken the first top spot on the latest top 500 list. Its score is 1.102 exaflop on a benchmark test, make its first exascale computer. So पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लाया गया 2015 में। परम शिवाय को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? BHU, ये देखा था ना, ये रहा IIT BHU. Which of the following is the first Indian supercomputer? परम, ये नंबर कहाँ से आ गए? परम शिवाय है ना, तो मैं बताती हूँ। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वॉज सेटअप फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। हमारे पैसेज में नहीं गिवन था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर? वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? फुगाकू, इसका है जापान का। एक मिनट, इसमें फ्रंटियर दे रखा है, फ्रंटियर है, फ्रंटियर है। किसका है फ्रंटियर? यूएस का है। अच्छा चलो, यहाँ से पता चल गया कि फुगाकू किसका है? जापान का। इंडिया दो और को बना रहा है, रुद्र और त्रिनेत्र। इंडिया इन दो सुपर कंप्यूटर पर अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। और ये जो 8 ये वाला था 38, परम शिवाय कंप्यूटर 833 टेराफ्लॉप, ठीक है। तो उसका बी बता रहा है, 8038 का बी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यूएन रिपोर्ट ऑन तालिबान रिजीम। बेसिकली यूएन क्या करता है, ये बेसिकली रिपोर्ट्स निकालता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए, और ये बताता है कि यूएन जो है वो इन कंट्रीज के बारे में ऐसा सोचता है। अगर कोई इनके साथ ऐसा मतलब इनका साथ देना चाहता है तो वो समझ ले कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो यूएन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यूएन का बर्ताव ऐसा है इस कंट्री के लिए। तो बेसिकली यूएन ने तालिबान के लिए बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने बताया कि तालिबान ये कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पर, और तमीज से नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब बेसिकली वो बता रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूएनएससी को, जो यूएन है उसके बारे में थोड़ा। तो यूएन में बेसिकली एक यूएनएससी होता है जिसके अंदर 10 परमानेंट और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम यूएन के बारे में बता रही थी। यूएन के अंदर 10 परमानेंट, सॉरी 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर। यूएन के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके नाम ये
सबसे पहले फ्रांस, यूके, यूएस, रशिया और इसका दोस्त चाइना। ये इकलौता कंट्री है जो एशिया से है, ठीक है। ये 3 यूरोप से हैं और अमेरिका से है। ये भी आपका हो गया यूरोप, यूरेशिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे साउथ, सॉरी साउथ बोल, हाँ साउथ लिख लो, साउथ अमेरिका का कोई भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अफ्रीका से कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं है। ये 3 कॉन्टिनेंट तो बेसिकली है ही। तो हम कह सकते हैं कि जो यूएन है वो डोमिनेट किससे कर रहा है, यूएस, सॉरी अमेरिका से डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। यूरोप से डोमिनेट हो रहा है और कहीं ना कहीं एशिया, एशिया में सिर्फ जो एक पावर है, हम 2 भी कह सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं 2 से बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि 3 कॉन्टिनेंट यहाँ पे बेसिकली होती ही नहीं है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। इसीलिए इसको थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए ये 10 परमानेंट मेंबर लाए गए। ये इनकी जैसे ये लोग फिक्स्ड है, ठीक है, ये अनफिक्स्ड रहते हैं। ये 10 लोग होते हैं टोटल, ठीक है, और ये हमेशा 2 साल में चेंज हो जाते हैं और इनकी प्रेसिडेंसी एवरी मंथ रिवॉल्व होती रहती है, यानी कि कभी इंडिया के पास रहेगी तो कभी दूसरी इंडोनेशिया के पास चली जाएगी, इटली के पास चली जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर था यूएनएससी का। मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, यूएनएससी का बेसिक स्ट्रक्चर है। यूएन का बेसिक स्ट्रक्चर तो बहुत लार्ज हो जाएगा, बहुत वाइड हो जाएगा। इनकी एक और खास बात है कि ये फिक्स्ड होने के बावजूद ये इनके पास वीटो पावर है, कि कोई भी डिसीजन होगा तो इनके पास वीटो पावर होती है, जहाँ पर ये लोग क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी डिसीजन को स्टॉल कर सकते हैं। स्टॉल मतलब उस डिसीजन को खत्म करवा देंगे कि ऐसा कुछ नहीं था, आप इसको हटा दो, हम नहीं मान रहे इस बात को, ठीक है। इस बात को हम नहीं मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे वो लोग इस अपने हिसाब से बेसिकली यूएन का डिसीजन को बेसिकली चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, ये मतलब है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा पूरा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। A new report, analytic support and sanction monitoring team of UNSC. UNSC की एक टीम है और इस टीम का नाम पूछा जा सकता है। तो UNSC बेसिकली इसको निकलवा रहा है और अपनी टीम से कौन सी एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम, तो ये इसका नाम पूछा जा सकता है। ये says that foreign terrorist organization continue to enjoy safe haven, कि जो टेररिस्ट है वो अब भी वहाँ पर उनको तालिबान जो है वो पनाह दे रहा है, ऐसा यूएन हमसे कह रहा है। Report adds that due to financial constraint and possibly under political pressure not to embrace Taliban internationally at this juncture, the terrorist group are currently consolidating mode and not likely launch major attack outside अफगानिस्तान बिफोर 2023। बेसिकली अपनी बेइज्जती ना करवाने के लिए वो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि उनके सूत्रों से पता चला है वहां पर तालिबान जो है वो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी खासी जगह प्रोवाइड कर रहा है रहने के लिए। सॉरी, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू टू हैव अ सेफ, ये मैंने बता दिया। फाइंडिंग क्या है कि 15 member of UNSC make up sanctions committee which is currently chaired by India। तो इम्पोर्टेंट है, अभी चेयर कौन कर रहा है सैंक्शन कमेटी को, सैंक्शन कमेटी को अभी हम चेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए।
अभी यूएनएससी को कौन हेड कर रखा है, यानी कि जो मैंने बताया था ना 1 मंथ में पूरा ये बेसिकली जो यहाँ पे मैंने बताया था कि एवरी मंथ ये रिवॉल्व होता है। तो अभी जो प्रेसिडेंसी है जिसके हाथ में वो ब्राजील की है। इंडिया की कब होगी? इंडिया की होगी दिसंबर 2020 2022 में होगी, ठीक है। और इंडिया की इससे पहले कब थी? इंडिया की इससे पहले थी अगस्त 2021, जब तालिबान पर बहुत ज्यादा वो हो रहा था, ठीक है, हंगामा। और ब्राजील अभी जुलाई में है 2022। तो ये लिख लेंगे, ठीक है। yes. फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग मैंने बता दिया, यूएन डेस्टिनेशन, दिस इज द फर्स्ट फिक्स रिपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट पोज थ्रेट टू इंडिया। सो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रूमर टू हैव ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन अफगानिस्तान। फिर एलईटी वाज रिपोर्टेड मेंटेन 3 कैंप्स in Kunar Nanghar, whereas Jim maintains 8 training camps in Nanghar, 3 of which are directly under control of Taliban. Yeah, then according to the report, 180 से 400 fighters from Al Qaeda in Indian subcontinent is in Afghanistan. According to report, there were fighters from Bangladesh, India, Myanmar, Pakistan. AQIS यानी कि Al Qaeda in the Indian subcontinent. Capability were evaluated as October 2015 Kandahar Shobak region. इंटरनल टेंशंस, अफगानी नेटवर्क क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। So main internal rift in the Taliban is between hardline and moderate factions. Hardliners, which are promise of senior Taliban leaders, centered Hibatullah Khundzada, have a more ideological stance and have a little interest in international relations. Afghani network, which is independent of both these groups, कौन से? Hardliners or moderate, being more affiliated with the hardliners favors a pragmatic strategy over an ideological one. The report here that Hibatullah leadership, numerous Taliban group are basically Afghani network क्या है? ये independent है ऐसे ग्रुप से, ठीक है। हार्डलाइनर्स की तरफ बेसिकली इसका ज्यादा टिल्ट हम कह सकते हैं। Favors pragmatic strategy over an ideological one for defending Taliban interests. Terrorist groups TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान is the largest group of foreign terrorist fighter in Afghanistan. तो TTP क्या है? Largest group of foreign TTP is largest group of foreign terrorist fighters. Okay, in Afghanistan. और TTP की फुल फॉर्म पूछी जाती है बहुत ज्यादा, तहरीक-ए-तालिबान। फिर देखो पाकिस्तान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, they are mainly concentrated region closest to Pakistan borders, जो पाकिस्तान से लगे हुए इलाके हैं वहां पर।
The attack on the Kabul airport on August 26 has made Islamic State of Iraq and Levant host Khorasan the most well-known Daesh offshoot in the area. Although group's activity slowed down at the end of 2021, देखो ये resolution important है, ठीक है. The terrorism threat coming from Pakistan has served as foundation if a land base named 259 को important है बस यहाँ पर. India's interest in Afghanistan, ये important है. Afghanistan is a gateway to the oil and mineral rich Central Asian nations. Oil और mineral rich Central Asian nations कौन से? 5 नेशन: कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान. तो बेसिकली अफगानिस्तान में अगर डेवलपमेंट करेगा इंडिया तो बेसिकली उसको कहाँ रीच मिल सकता है? सेंट्रल एशिया में भी वो पकड़ बना सकता है, ठीक है. बिग एडवांटेज मोहम्मद चार्ल्स फ्री कंट्रोल वाया अफगानिस्तान. सिल्क रोड क्या है? चाइना का BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक है. इससे बेसिकली जो भी इसने जोड़ा है, चाइना ने जो भी सिटीज को, जो भी कंट्रीज को जोड़ा है, उसे सिल्क रोड कहा है. यहाँ से पुराने टाइम में सिल्क जो है उसका ट्रेड किया जाता था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में. अफगान पार्लियामेंट जरान बेलाराम हाईवे, लिख लो इसे. ये हमने ही उन्हें बना के दी थी. और सलमा डैम भी हमने ही बनाया था वहां पे, ठीक है. 3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स थे अफगानिस्तान में, 100 ऑफ स्मॉलर, और फिर छोटे छोटे स्कूल्स भी, ये सब भी हमने उन्हें बना के दिए थे. Okay. How many members of the monitoring committee make up sanction committee? 15. 2593 resolution. Which of the following is the largest group? Tehreek-e-Taliban Pakistan. Salma Dam हमने बना के दिया. Taliban form हुआ था 1996 नहीं 1994 में, ठीक है. इसे पढ़ेंगे. तालिबान was founded in कंधार प्रोविंस. इस पूरे को लिख लेना, पूरे को लिखो अभी. तालिबान कहाँ फाउंड हुआ था? कंधार में, सदर्न अफगानिस्तान में, बाय मुल्ला मोहम्मद उमर. मुजाहिदीन कमांडर था. 1994 में इसने बनाया तालिबान. It drew members from Mujahideen fighter that helped push Soviet out of the country in 1989 में सोवियत यहाँ से चला गया था. ये इम्पोर्टेंट है. Amendments in IBBI regulations from next class में करेंगे. अभी जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, 1 मिनट, इसका नंबर क्या है? 11, 12, 13, 14 अभी कर लेते हैं. 11, 12 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. Yes. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रिकॉग्निशन दे दिया है
जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके वर्क को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस तरीके से लीगल एड, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में इतने सारे प्रोविजन, राइट टू एजुकेशन, पार्लियामेंट, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, वर्कर्स रिजर्वेशन, ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं, उसी तरीके से ये भी एक वुमेन से रिलेटेड एक फील्ड है जहाँ पर हमने किसको रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्स वर्क को। So profession had started that under the law, sex workers are entitled to dignity and equal protection. People must treat sex workers with dignity by not intervening and taking criminal action against adult and consenting sex workers. Supreme Court used its special power under Article 142. ये 142 सुप्रीम कोर्ट ने आरजी पेरियावलन को भी बेसिकली छुड़वाने में किया था, ताकि पूरी की पूरी जस्टिस की जा सके, है ना। Article 20, sex workers are entitled to equal protection of law on the basis of age and consent. Then, when it clear the sex workers is an adult participating, the police must refrain from interfering or taking criminal action. 3 judgment L नागेश्वर राव ने हेड कर रखा था इसको, तो आप लिख सकते हो ये L नागेश्वर राव ने हेड किया था इसको। बेंच ऑर्डर, सेक्स वर्कर शुड नॉट बी अरेस्टेड, पेनलाइज, हरास्ड, विक्टिमाइज, इनको नहीं करना है ऐसे। लॉ रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या लॉ है हमारे पास? So prostitution is not illegal in India according to IPC. However, several activities under prostitution are punishable, जैसे रनिंग brothels. 1956 में immoral traffic prevention act आया था, that can practice their profession, but any person who makes an earning from prostitution is to be punished. At least 200 meters from any public space से दूर हमें basically ये चलाना होगा. No public institution in sight. No other word sex work is to be done in secrecy, away from gaze of larger society normal. This isolation into other authoring sex workers, putting the legality of this profession in ambiguity. Indeed, a simple legal status of prostitution was not enough to ensure sex workers are not pushed into margins of society. Presently, it is estimated that there are approximately 3 million sex workers. So कितने लोग हैं अभी ऐसे जो ये काम कर रहे हैं, sex workers हैं, ऐसे 3 million basically लोग हैं. And overwhelming majority इसी रेंज में होती है. देख रहे हो, इसमें 15 से स्टार्टिंग हुआ है, यानी कि जो माइनर है वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में यूज होते हैं, उनको भी यूज किया जाता है फॉर बेसिकली अर्निंग मनी. Justice Verma Commission had acknowledged that there is distinction between women who are trafficked for commercial sexual exploitation or consenting who are in sex work with their own volition. NHRC recognized sex workers as informal workers. कब किया? 2020 में. लिख लेंगे इसे. बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 का केस है, जहाँ पे सेक्स वर्कर्स हैव अ राइट टू डिग्निटी बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. ये लिख लेंगे इस चीज को, ठीक है, इसको लिख लेंगे. बुद्धदेव कर्मास्कर versus State of West Bengal 2011 का केस है ये. Opened that sex workers have a right to dignity. और NHRC ने 2020 में बोला था ये जो सेक्स वर्कर्स हैं इनको हम इनफॉर्मल वर्कर की तरह ट्रीट करेंगे. इनफॉर्मल वर्कर इन्हें नाम दिया था. NHRC का अगर समझना चाहते हो थोड़ा सा, NHRC 1993 में आया था, बाय प्रोटेक्शन ऑफ
ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यानी कि ये कैसी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है situation around the globe. There are around 15 countries in the world that have various degrees of regulation on sex work. तो ये नाम नहीं लिखने, बस 15 नाम याद रख लेना है, ये नंबर। Then right of child of a sex worker, a sex worker's child should not be taken away from her for no reason. Then the fact that she works in the sex industry. Then fundamental right to human decency and dignity is also applied to sex workers. Furthermore, it should not be assumed that a juvenile who is discovered living in a brothel or with the sex workers was trafficked. Testing can be done, see if the sex worker claim that he or she is her son or daughter is true. And if it is the youngster, should not be forced to be separated. To answer, NHRC recognized sex workers as a sex profession, as a profession, sex work as a profession. तो ये 2020 में ये मैंने बता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 से इसको किया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. Supreme Court declared sex workers have right to dignity in Article 21. Which of the following have acknowledged that there is a distinction between women who are trafficked for commercial exploitation than who are consenting? तो ऐसा इन तीनों में नहीं, जस्टिस वर्मा कमीशन में बोला गया। एक इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसका ईयर हम देख लेते हैं, 1956 है। सरोगेसी एंड आर्ट, ये आर्ट वो कला वाला आर्ट नहीं है सबसे पहले। ठीक है, सरोगेसी क्या होता है, सरोगेसी बता देते हैं आपको। सरोगेसी कुछ भी नहीं है, बस मान लीजिए अगर ये कोई वुमेन है, ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों मैरिड कपल्स हैं and they are facing problem for having a child. ठीक है, प्रॉब्लम है कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम है अगर कोई की इनको चाइल्ड नहीं हो रहा है, तो बेसिकली ये जो हस्बैंड होगा ये अपने स्पर्म जो है इधर दे देगा, और ये सब कुछ अंडर गाइडेंस, अंडर द ये सब कुछ वैलिड है अगर ये सब कुछ लॉ के दायरे में किया जा रहा है। घर पे आप बैठ के अच्छा ये कर लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पर्म डोनेट होता है और फिर इनको जो भी जरूरत होती है, इन लेडी को जो भी जरूरत होती है तो चाइल्ड बियरिंग, वो सारी जरूरतें, मेडिसिन, सब कुछ ये लोग जो है बेसिकली फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये लोग इसको फुलफिल करेंगे। आई होप इतना क्लियर है। और जब ये सब कुछ होता है और जब बेबी हो जाता है तो बेसिकली क्या कह दिया जाता है कि अब ये बेबी आप ले लो। ठीक है, अब ये बेबी आप ले लो और इनको इसके बदले पे किया जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट सरोगेसी मीन्स। नेक्स्ट है सरोगेसी एंड आर्ट।
So petitioner in Delhi High Court questioned why marital status, age or gender were the criteria for being allowed to commission or not commission surrogacy. Female petitioner said that already had a child, but the trauma of first child experience need to juggle work with. So as per Surrogacy Act that kicked in from January this year, married couple can opt for surrogacy only on medical grounds. The law defines a couple as a married Indian man, woman and also prescribes an age criteria. इसके अंदर सबसे पहले मेडिकल कोई दिक्कत होनी चाहिए अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, और यहाँ पर हमें क्या दे दी गई है, वुमेन और मैन के लिए एज दे दी गई है. वुमेन हो सकती है 23 से 50 के बीच में और मैन हो सकता है 26 से 55 के बीच में. तो 23 प्लस 3 कर दो 26 और 50 प्लस 5 कर दो 55. तो ऐसे याद रख लेना. एडिशनली ये एज लिमिट जरूर इसको मार्क करके लिख लेना. The couple should not have child of their own. Single woman to resort to surrogacy, she should be either a widow, divorcee between age from 35 to 45. Single men are however not eligible. तो एक वुमेन को बेसिकली एक वुमेन जो है वो करवा सकती है अपना सरोगेसी. अगर वो डाइवोर्सी है, विडो है तो वो करवा सकती है, लेकिन मैन नहीं. सरोगेसी एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेंगे. सरोगेसी रेगुलेशन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड. बिल है ये बिल, ठीक है. इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2016. इंपॉर्टेंट लिख लेंगे. इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, Act sought to regulate the surrogacy part of a rather flourishing infertility industry, defining surrogacy as a practice where a woman undertakes to give birth to a child of another couple and agrees to hand over the child after the birth. It allows altruistic surrogacy wherein only medical expenses and insurance coverage is provided by couple to surrogate. No other monetary consideration will be permitted. जो मैंने बताया वही यहाँ पर 3-4 लाइनों में लिख दिया गया. Couple defined as a lawfully married woman who is a widow or a woman who is a widow divorcee between the age of 35 to 45 may choose to use a surrogate if they have a medical condition that calls for it. Additionally, commercial surrogacy is prohibited and is commercial prohibited है. मैंने कहा था ना कि मेडिकल ही सब कुछ होता है, सब कुछ डॉक्टर के बेसिकली गाइडेंस में होता है. 10 lakh and a 10-year prison sentence हो सकता है. बट हु कैन बी ए सरोगेट? 25 to 35 ईयर एज होनी चाहिए. जो सरोगेट हो रहा है उसका पहले एक बच्चा होना चाहिए, ठीक है. क्लोज रिलेटिव ऑफ द कपल होना चाहिए, यानी कि 2 कपल हैं तो उनके क्लोज रिलेटिव कोई होना चाहिए. A married woman with a child of her own is between 25 to 35 who has a surrogate only once in her life, और जो पहले सिर्फ एक ही बार सरोगेट हो चुकी है. She must also possess a certificate of medical and psychological fitness for surrogacy. Who regulate the surrogacy को कौन रेगुलेट करेगा? नेशनल सरोगेसी बोर्ड करेगा, ठीक है. स्टेट सरोगेसी बोर्ड और स्टेट सरोगेसी बोर्ड भी करेगा. Effectively within 90 days of the passing of the act. This body is tasked with enforcing standards for surrogacy clinics. बस ये सब इतना important है. Challenges नहीं है. Assisted reproductive technology act, इसी को आर्ट बोला जाता है. तो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना सरोगेसी एंड आर्ट, तो वो आर्ट जो है वो कैपिटल लेटर में था, उसको आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोगेटिव टेक्नोलॉजी. Art is defined as all technique used to obtain a pregnancy by handling the sperm or egg cell. यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आप स्पर्म को लेते हो, है ना, एग सेल, ताकि वहाँ पे जाइगोट बने, ठीक है, एग से of human body and transferring the embryo into women's reproductive tract. These include sperm donation, in vitro fertilization where the sperm is fertilized in lab, and gestational surrogacy. Child is not biological related to surrogate.
तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि चाइल्ड जो है वो बायोलॉजिकली सरोगेट मदर का नहीं होता, ठीक है। बेसिकली जो एग है मदर का वो लिया जाता है, जो बेसिकली हम कह सकते हैं स्पर्म है फादर का वो लिया जाता है। दोनों को लैब में आपस में करवा दिया जाता है और उसको सिर्फ एम्ब्रियो लीज पर, आप कह सकते हो एम्ब्रियो लीज पर दिया जाता है और इन दोनों को यहाँ पर रख दिया जाता है ताकि बच्चा बन सके। तो यहाँ पर जो दोनों के स्पर्म्स हैं, ये फादर असली फादर है उसके स्पर्म है, ये असली मदर है उसका एग है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सरोगेट जो मदर होगी यहाँ पर जिसके बेसिकली बोम्ब में ये बच्चा होगा, वो बेसिकली इससे रिलेटेड बायोलॉजिकली नहीं होगा, डीएनए उससे मैच करेगा, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। दीज इंक्लूड स्पर्म डोनेशन इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ जिसको बोलते हैं, स्पर्म इज फर्टिलाइज्ड इन लैब एंड जेस्टेशनल सरोगेसी, चाइल्ड इज नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू सरोगेट। रूल्स फॉर आर्ट एंड क्लिनिक बैंक नहीं इम्पोर्टेंट। कंडीशंस ये एक बार देख लेते हैं। A registered art bank can screen and store semen from men aged between 21 to 55. It can also store eggs from women aged between 23 to 35. Under the Act, female donors need to be married with at least one child of their own, aged at least 3. Women can donate up to 7 eggs only once in her life. A bank cannot supply the semen of one donor to more than one couple. Such art procedure require the written informed consent of both the couple and donor. Couple seeking an art procedure, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Offenses under this act: abandoning art sale, purchase, trade, such offense. What is the difference? अब difference क्या है सरोगेसी और आर्ट में? Surrogacy will relate to surrogacy and infertility treatment where third person woman is the surrogate mother. Art treatment can be availed by commissioning couples themselves and it is not always related to third, की art में जरूरी नहीं है कि third couple ही आएगा. Surrogacy allowed for only Indian married couples. Art procedures are open for married couples, living partners, single women, also foreigners. 2015 में notification prohibits commissioning of surrogacy in India by foreigners. इसको 2015 में मना कर दिया गया, ठीक है। फिर अंडर सरोगेसी bill there was national surrogacy board that will be involved in policy making and act as supervisory bodies, state board that act as executive bodies, then with the power vested under civil code, civil and procedure code. According to Health Ministry, the estimated number of clinics practicing surrogacy likely less than 1,000, while that of practicing art is more than 40,000. यानी कि लोग क्या कहते हैं कि हमें कोई तीसरी मदर के वोम में रखकर अपना बच्चा नहीं करवाना है, हमें अपने आप से ही हमारा ही ट्रीटमेंट कर दो और हमारा ही बच्चा कर दो। तो सरोगेसी को लोग बेसिकली प्रेफर नहीं करते। तो सरोगेसी रेगुलेशन बिल कब आया था? 2016 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम एज टू बिकम सरोगेट मदर? 25 इसमें था, 25 से 50 है ना। फिर इसमें 23 था, 26, 55, ये वुमेन ये मैन ऐसे था कुछ, इसमें डी ही होगा क्योंकि यही क्लोज है। मैक्सिमम एज फॉर मैन who want to adopt surrogacy is 55. Single woman under age of following age is eligible for surrogacy: 25 to 35. तो यहाँ पे एजेस से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एजेस आप अच्छे से नोट कर लेना। रजिस्टर्ड आर्ट बैंक कैन स्टोर एग्स फॉर अ वुमेन बिटवीन एज ग्रुप, तो कितने एज ग्रुप से एज ग्रुप तक बेसिकली रख सकता है वो? 25 to 45। इसको नीचे से एक बार चेक कर लेते हैं।
23 to 25 है भाई, लास्ट वाले का 23 to 25, यानी कि जो लोग सिर्फ इसमें ही होंगे वही 8 बैंक जो है वो स्टोर कर पाएगा वुमेन के इंश्योरेंस। नीचे लिखा है 23 to 35, क्वेश्चन में आंसर की जो है वो गलत है, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे सी ही होगा, ठीक है। देन 2016 सही बताया था, इसके अंदर डी 67 का है ना, डी 25 जो मैं बता दी थी, लॉ डिफाइन वुमेन the law single woman to resort to surrogacy she should be either be a widow 35 to 45, हाँ यही बताया, ठीक है। बाकी हम बाद में करेंगे, अभी हमारे पास अराउंड 25 to 30 टॉपिक्स रिमेनिंग है, ठीक है। इसमें हम आज हमने 6 to 7 टॉपिक्स करें, इसी तरीके से रोज करेंगे, ठीक है। अगर हम 10 डेज तक भी करेंगे 6 to 7, तो कहीं ना कहीं हमारे 70 होने के चांसेस हैं, और 70 तो हमारे पास है भी नहीं, 25 to 30 है, तो बाकियों में हम सिर्फ रिवीजन करते हैं। तो आज एक रिवीजन क्लास है, ठीक है, वो रिवीजन क्लास में आ जाइएगा 2 PM। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक मिलेगी, ठीक है। और this video guys, do like, share and subscribe my channel in order to get notified with my latest video, and do follow me on my Instagram and Twitter handle, and be calm like this man, because you are going to roar in your CUET exam. So best of luck.